नमस्कार दोस्तों। क्लास 6 की पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे हम, जिसमें कि हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में समझा था, जहां हमने इस चीज़ को क्लियर किया था कि गवर्नमेंट्स किस किस टाइप की होती हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी, क्या क्या चीज़ होती हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, जैसे कि इस चीज़ को हम प्रीवियस चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन यानी कि जनता का शासन। ठीक, जनता किस पर शासन करेगी? जनता खुद पर शासन करेगी या जनता पर शासन करेगी। ठीक है, तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो सर्वोपरि होता है वो जनता होती है। जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ठीक, लोकतंत्र में जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक रूल और रेगुलेशन बनाते हैं जो पूरी जनता को मानना पड़ता है और उसी रूल और रेगुलेशन के आधार पर सरकार बनती है और वो अपना काम करती है। तो बेसिकली की एलिमेंट्स क्या है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, यानी कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का की एलिमेंट क्या है? इस लोकतंत्र का की एलिमेंट है इक्वेलिटी। यानी कि प्रत्येक सदस्य जो है, जो जनता का प्रत्येक नागरिक है या प्रत्येक सदस्य है, वो बराबर का अधिकार हो उसको, उसके पास वो बराबर का हकदार हो जनता मतलब सरकार का निर्माण में। तो बराबर का अधिकार कैसे होगा? जब सभी लोग बराबर ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि सबके पास एजुकेशन का राइट बराबर हो। ठीक है, एजुकेशन बराबर हो सबके पास। जस्टिस की जो अपॉर्चुनिटी है, जो जस्टिस का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है, वो बराबर हो। तो सारी चीज़ों में इक्वलिटी हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को हम कुछ अलग अधिकार दे रहे हैं और बाकी नागरिकों को हम अलग अधिकार दे रहे हैं, तो वहाँ पर इनइक्वलिटी आ जाती है। इनइक्वलिटी का पूरा डिस्कशन हम यूनिट फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी को हम समझ रहे हैं। इक्वलिटी से हम यहाँ पर एक क्लियर कर पाते हैं कि इक्वलिटी में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। एजुकेशन हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, जस्टिस इक्वल होना चाहिए, यानी कि न्याय पाने का अधिकार, सरकार के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति बराबर का अधिकारी हो। अदरवाइज किसी एक को हम ज़्यादा चीज़ें देंगे और किसी एक को कम चीज़ें देंगे तो वो नहीं, तो जनता का प्रतिनिधित्व तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए इक्वलिटी ज़रूरी है। अभी इक्वलिटी डिफर कहाँ होती है? इसके एक एग्जाम्पल के तहत जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया गया है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। किस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था? रंग भेद के आधार पर। ठीक है, रंग भेद का आधार यानी कि रेसेस, यानी कि जाति और रंग भेद के आधार पर सेपरेशन था। किसके बीच में सेपरेशन था? ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में। ठीक है, ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में मीन्स क्या सेपरेशन था? ब्लैक पीपल वो थे जो साउथ अफ्रीका के मूलतः निवासी थे, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, और वाइट पीपल वो लोग थे जो बाहर से आए थे, यानी कि जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप कॉन्टिनेंट से आए थे, वो वाइट पीपल थे। तो वाइट पीपल ने अपना ऑक्यूपेशन किया किस पर? ब्लैक पीपल पे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो अच्छी ज़मीन है निवास के लिए, यहाँ जहाँ पर संसाधनों की अधिकता है, वहाँ पर कौन निवास करता था? वाइट पीपल। और जो लोग जहाँ पर संसाधनों की कमी है वहाँ पर कौन निवास करता था? ब्लैक पीपल। अच्छी एजुकेशन पाने के अधिकारी कौन थे? वाइट लोग। और जो एजुकेशन नॉर्मल है या जहाँ पर अच्छी सुख सुविधा के हिसाब से एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर, वहाँ जहाँ नहीं मिलती थी वहाँ कौन थे? ब्लैक पीपल। यानी कि शिक्षा में भी विविधता थी। ठीक है, ब्लैक लोगों पर, ब्लैक पीपल्स पर शिक्षा थोपी जाती थी। किस प्रकार की शिक्षा थोपी जाती थी? जो कि वाइट लोग चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा थोपी जाती थी। शिक्षा के आधार पर सेपरेशन देख सकते हैं। जो दवाइयों की जो मेडिकल जो सुख सुविधाएं थी, जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल में है, इसमें भी सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी, अच्छी रोडों पर चलने का जो अधिकारी हुआ करता था वो वाइट पीपल होते थे। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ख़राब ट्रांसपोर्टेशन ब्लैक पीपल के लिए थे, है ना। यानी कि जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो अच्छी एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए आएगी, ब्लैक के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती थी तो उसमें सारी सुविधाएं नहीं होती थी। इस प्रकार से सेपरेशन था किसके बीच में? ब्लैक और वाइट के बीच में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो इस जो सेपरेशन था
इस सेपरेशन के आधार पर जो वो वहाँ पर रूलिंग चल रही थी, जो सरकार काम कर रही थी, वो क्या काम करती थी? अपार्थाइड लॉ पर काम करती थी। अपार्थाइड लॉ मतलब जहाँ पर रेसेस या जाति भेद या रंग भेद के आधार पर लोगों पर अधिकार किया जाता है या उन पर जो रूलिंग है वो की जाती है, वो किसके आधार पर? रंग भेद या जाति भेद कि एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष समाज के वर्ग को हम सारी सुख सुविधाएं दे रहे थे और दूसरे को वंचित रख रहे थे। तो इस प्रकार की जो नीति थी वो अपार्थाइड लॉ के तहत की जा रही थी ब्लैक और वाइट पीपुल के बीच में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो जो स्टोरी है उस स्टोरी के तहत एक माँ अपनी बेटी को सारी स्टोरी सुनाती है, जिसमें एक जो मेन लीड है वो हेक्टर पीटरसन का है। ठीक है, हेक्टर पीटरसन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटेस्ट क्या था कि ये अपनी रीजनल लैंग्वेज जूलू को जानना चाहता था, जूलू के में एजुकेशन लेना चाहता था। पर जो वहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो यानी कि जो वाइट पीपल थे उनकी एक स्पेशल लैंग्वेज थी, जैसे इंग्लिश को वो बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है ना, तो वो सारी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में देते थे। बट जो हेक्टर पीटरसन था वो जो जूलू लैंग्वेज को जानना चाहता था, तो वो इसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। जब ये प्रोटेस्ट बढ़ जाता है तो पुलिस वाले फायर करते हैं। तो 16 जुलाई 1976 को इस फायरिंग में उस पर गोली लग जाती है और वो गोली लगने के तहत हेक्टर पीटरसन की डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? एक रंग भेद का सेपरेशन है ना। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसमें सभी लोग बराबर नहीं है ना। इस डिस्क्रिमिनेशन के तहत हेक्टर पीटरसन जैसे लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या वो जो पढ़ना चाहते हैं, जिस वर्ग में शिक्षित होना चाहते हैं उसमें उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास सारे अधिकार हैं। तो इसी प्रोटेस्ट के तहत तो ये डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि ऐसी जो जहाँ पर प्रणाली है, ऐसी जहाँ पर व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के तहत इक्वलिटी एक बहुत मेजर रोल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। इक्वलिटी के तहत सबको बराबर सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे सबसे पहला काम इक्वलिटी का हुआ था, जहाँ पर सबको समान दर्जा दिया गया था। वोटिंग का राइट था, एजुकेशन का राइट था, समानता का अधिकार जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें इक्वलिटी के तहत इंडिया की सभी नागरिकों को दी गई थी। तो जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई 1994 में। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया, लोगों द्वारा आंदोलन किए गए। जो ब्लैक लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो एक नाम है नेल्सन मंडेला, जो कि इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप से उभर कर आए, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया, जिसके इनके योगदान के तहत 1994 में डेमोक्रेसी आ पाई। तो डेमोक्रेसी आने के बाद साउथ अफ्रीका में सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया। तो आप डेमोक्रेसी से समझ सकते हैं कि जब तक साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहाँ पर रंग भेद के आधार पर लोगों की सुख सुविधाओं में फ़र्क था, यानी कि जो वाइट पीपल थे उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं दी जाती थी और जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों के साथ अन्याय किया जाता था। पर जब यहीं पे डेमोक्रेसी आ जाती है तो सभी लोग बराबर हो जाते हैं। तो बराबर होने के बाद सभी को वोटिंग का राइट, एजुकेशन का राइट, यानी कि डेमोक्रेसी के दौरान अगर हेक्टर पीटरसन चाहता तो वो जूलू लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता था। तो ये फ़र्क होता है डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र में। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर ही शासन करना। तो ये डेमोक्रेसी है, यानी कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए की एलिमेंट की बात करें तो उस की एलिमेंट को हम इक्वलिटी एंड जस्टिस कह सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा। जब पूरी जनता ही सरकार है, यानी कि सब जनता द्वारा ही किया जा रहा है, तो उनका पार्टिसिपेशन किस हिसाब से होता है, क्योंकि जनता में एक क्षेत्र के कई सारे लोग आते हैं, तो लीड कौन करेगा। तो इनका जो पार्टिसिपेशन किया जाता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है पार्टिसिपेशन, पहली बात। ठीक, इलेक्शन के थ्रू कैसे होता है कि जो सरकार चुनी जाएगी, जो गवर्नमेंट बनेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से बनेगी, और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, जिनको कि जनता
इलेक्शन के माध्यम से चुनकर भेजेगी। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव मिलकर अपनी एक सरकार का निर्माण करेंगे। और ये जो सरकार होगी, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, ये सरकार इनके वेलफेयर के लिए, यानी कि जनता के वेलफेयर के लिए रूल और रेगुलेशन को फॉर्म करेगी, जो जनता को मानने पड़ेंगे। तो पार्टिसिपेशन का सिंपल मीन ये हो गया, अगर जनता गवर्नमेंट से का अपोज कर रही है तो सरकार को गिराया भी जा सकता है। अगर जनता गवर्नमेंट का अपोज कर रही है तो फिर जनता कैसे शासन करेगी। मान लीजिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन लिया 5 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, अब वो अपनी अगर मनमानी करने लगे तो जनता का प्रतिनिधित्व तो समाप्त हो जाता है। तो जनता सरकार को गिरा भी सकती है। कैसे गिरा सकती? इसी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है, और उस फिक्स टाइम के बाद उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर वो सरकार में रहना चाहता है तो दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो दोबारा इलेक्शन किसके थ्रू लड़ेगा? जनता के थ्रू। तो अगर वो अपनी मनमानी करेगा या जनता के साथ भेदभाव करेगा तो जाहिर सी बात है वो अगली बार सत्ता में नहीं आ सकता, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से जो पावर कही गई है वो जनता को ही कही गई है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है पार्टिसिपेशन करने का, यानी कि उसके प्रतिनिधित्व के दौरान यदि जनता खुश नहीं है तो दूसरा वे क्या है पार्टिसिपेशन करने का, रैलीज़ की जा सकती हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई रूल या रेगुलेशन ऐसा आया या कोई लॉ ऐसा पास होता है जो जनता को मान्य नहीं है, जनता जिसका अपोज कर रही है, तो जनता अपने एक ग्रुप बनाकर रैली कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो जब सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा तो जनता का पूरा समूह उसके लिए उसमें प्रोटेस्ट करेगा। तो प्रोटेस्ट करने के दौरान जनता को अपनी बातें या जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स हैं, जो लॉ बनाना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट जनता के सामने रखने पड़ेंगे। यानी कि जो सरकार के सदस्य हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो जनता को हर एक चीज़ की जो जनता जानना चाह रही है उसको बताने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऊपर जो सर्वोपरि कहा गया, इसी वजह से जनता को कहा गया क्योंकि जो सरकार के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हर एक प्रत्येक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनता के लिए ही शासन किया जा रहा है पर वो रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए। तो बाकी पार्टिसिपेशन किस हिसाब से किया जा सकता है? पार्टिसिपेशन किया जा सकता है रैली के माध्यम से, कि अगर वो रैली कर रहे हैं, ठीक है, रैली के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया जा सकता है, प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इनको रिजॉल्व करना क्यों ज़रूरी है? जनता में विभिन्न समुदाय के या अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। हो सकता है अलग अलग वर्गों के लोगों में यूनिटी ना हो या उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या अपवाद क्रिएट हो रहे हो। ठीक है, तो ये अपवाद किसके बीच में हो सकता है? जनता के लोगों के बीच में हो सकता है, दो राज्यों के बीच में हो सकता है, ठीक है, या सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम पर सरकार और जनता के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में भी हो सकता है। जब एक वर्ग किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना किसका काम है? सरकार का। ठीक है, सरकार का काम क्यों है, या वो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन क्यों करे? ताकि एक बेहतर और शांतिपूर्ण न्याय व्यवस्था बनी रहे। यानी कि मान लीजिए अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम कहीं पर अपने अपने कोई दो काम कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में राइट्स हो जाते हैं तो ये राइट्स सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, रोड को नुकसान हो सकता है, सरकारी संपत्ति में आपके स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती हैं, इनमें जैसे हम देखते हैं राइट्स के तहत आग लगा दी जाती है। जैसे अभी आप करंटली सिचुएशन देख सकते हैं कि जो अग्निपथ जो बात चल रही है अग्निवीर की, तो उसके लिए भी ट्रेनों में आग लगा दी गई। तो एक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को शांत करना सरकार का काम है। सरकार इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे शांत करेगी? इसमें पुलिस प्रशासन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार को जिन दो पक्षों के बीच में ये दंगा हुआ है उन दो पक्षों के बीच में सहमति करानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। यदि सरकार और जनता के बीच में तो जनता की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये जो दंगे हैं, जो राइट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से देश की आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, राजनीतिक नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट किस हिसाब से हो सकते हैं? जैसे कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कावेरी नदी। ठीक है,
कावेरी नदी क्या है? कावेरी नदी आपकी कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक जाती है। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है? कावेरी नदी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कर्नाटक में, और जो बह के जाती है वो आपका तमिलनाडु में जाती है। तो कावेरी नदी में एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। कावेरी नदी में एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। और जो तमिलनाडु में डैम है, तमिलनाडु में मैट्यूर डैम, ठीक है। दोनों डैम सेम रिवर पे बने हुए हैं, बस एक है कि जो कृष्णा राजा डैम है वो आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में, और जो मैट्यूर डैम है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब कावेरी नदी का जो पानी है वो कर्नाटक में एंटर करता है। कर्नाटक में एंटर करने के बाद कृष्णा राजा सागर डैम के थ्रू ये पानी रोक लिया जाता है। अब जब ये पानी रोक लिया जाएगा तो मैट्यूर डैम में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि भाई इस पानी को छोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि ये कर्नाटक क्या है? ऊपर वाली लोकेशन में है, तो पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो सरकार को ये चाहिए कि इन दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसी नियम बनाए, या इन दोनों के बीच में एक ऐसी सहमति रखे कि जिससे कि दोनों लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें और दोनों लोगों को पानी की सुचारू जो प्रवाह है वो मिल पाए, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सरकार का काम है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करे, सॉल्व करे, ताकि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। जिस वजह से जनता ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है वो अपनी आपस में बात करके, जैसे कर्नाटक के अपने प्रतिनिधि हैं, तमिलनाडु के अपने प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि बनाए क्यों गए थे? ताकि दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो पाए, दोनों लोग इजीली और आसानी तरीके से रह पाए। तो इस कॉन्फ्लिक्शन को ख़त्म करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सरकार की है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो जैसे कि पहले बताया गया है, डेमोक्रेसी की जो मेन पावर है वो इक्वलिटी है, ठीक है। अब इक्वलिटी बहुत जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका में रेसेस के आधार पर इनइक्वलिटीज़ हमने देखी, बॉयज़ और गर्ल्स में हम इनइक्वलिटी देख सकते हैं, है ना। यानी कि बॉय को जितना पावरफुल रिप्रेजेंट किया जाता है, गर्ल्स को उतना नहीं किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी फील्ड में हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम बॉयज़ को बात करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए ये एक अभिशापित सिद्ध होता है, ठीक। अगर तो लड़कियों में क्या आती है, एक हीन भावना आ जाती है कि हम ये कर सकते थे पर हम नहीं कर पा रहे। तो जबकि वो दोनों क्या है, अगर हम उन्हें एक चाइल्ड की तरह देखें, एक बच्चे की तरह देखें, तो लड़का या लड़की समानता का अधिकार रखते हैं, ठीक। या फिर हम बड़े होकर भी देखें, अगर उसे हम बच्चे से कंपेयर करें तो हर बच्चे को एक अधिकार है। बट जब हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पर अधिकार क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी समान नागरिकता रखते हैं और दोनों को समानता का अधिकार है। तो ये जो इनइक्वलिटी आती है ये डिफरेंसेस को क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर जो, जबकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का अर्थ है कि इन दोनों को समान अधिकार होने चाहिए। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इक्वलिटी को मेंटेन रखे। इसके लिए क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए वो सरकार अपनी नियमावली में परिवर्तन भी करती रहती है, और नए नए आपके सामने प्रावधान भी रखे जाते हैं, ठीक है, जो कि इक्वलिटी को मेंटेन करते रहें, जस्टिस को मेंटेन करते रहें। जस्टिस के तौर पर हम देख सकते हैं कि जस्टिस सबके लिए समान होना चाहिए। पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है तो उसमें हम कहीं ना कहीं जस्टिस में इफ़ेक्ट देखने को हमें मिलता है, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसकी पारदर्शिता के लिए सरकार कई कदम उठाती भी है, और जिनको बेहतर तरीके से आने वाले समय में उठाते रहना भी चाहिए। जैसे कि इक्वलिटी की बात करें तो अगर बॉय को ज़्यादा बढ़ावा कर रहे हैं और गर्ल को कम बढ़ावा दिया जा रहा है एक अपने आप को विकसित करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता पर भी फ़र्क करता है। तो सरकार को चाहिए कि वो गर्ल को प्रमोट करें, प्रमोट करने के लिए वो एजुकेशन में उन्हें वेवर दें, यानी कि छूट दें, उनकी एजुकेशन को फ्री करें, क्योंकि सबका अधिकार है। तो अगर गर्ल्स को इन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको समानता पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस रहेगी, इस प्रकार की प्रणालियों के तहत, प्रावधानों के तहत हम इक्वलिटी को कायम रख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम यहाँ पर सबको समान अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जिस पर शासन किया जा रहा है वो खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पर किसी के अधीन नहीं हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं। तो डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए जो इसके एलिमेंट हैं उस पर हमें काम करना चाहिए, और हमेशा
जो समाज की मानसिकता है उन अगर वे गलत मानसिकता है तो उन मानसिकताओं से ऊपर उठकर हमें इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था की एलिमेंट्स इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू गाइस।